हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं मैथिली शरण गुप्त का आपको जीवन परिचय स्टार्ट करूंगा और बताऊंगा कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। लास्ट तक बने रहें देखने के लिए कि कैसे परीक्षा में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना है हम लोग को। तो देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कितने बार ये क्वेश्चन आया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2023 में भी आया हुआ है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। तो आइए, परीक्षा में छपने वाले हैं ये प्रश्न, ये समझ लीजिए। तो देखिए, जब भी हम जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक बढ़िया से डाल देंगे हेडिंग ऊपर कि मैथिली शरण गुप्त हैं लेखक का नाम। ठीक है, क्या लिख देंगे बच्चों, लेखक का नाम मैथिली शरण गुप्त है लिख देंगे। और फिर उसके नीचे डालेंगे बढ़िया ब्लैक पेन से जीवन परिचय डालेंगे। और फिर इनके बारे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है बच्चों, बहुत ही सटीक जानकारी लिखिए, कम शब्दों में अधिक लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाए कि बच्चा ने बहुत मेहनत किया है, जिससे कि उसे पूरा का पूरा नंबर दिया जाए, एक भी नंबर कटने ना पाए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैथिली शरण जो गुप्त थे, इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्रीय कवि या राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, तो किताबों में क्या दिया आपके, कल मैंने दिखाया था आपको, 3 अगस्त सन 1986 में हुआ है। जो कि गांव का नाम क्या है बच्चों, चिरगांव है। क्या नाम है, गांव का नाम है बच्चों चिरगांव है। जिला झांसी है। यहाँ ललितपुर दिया है, नहीं लिखना है। क्या लिखना है बच्चों आपको, जिला झांसी है। किताब में क्या दिया, जिला झांसी है, तो हमको वही लिखना जो किताब में है। ठीक है बच्चों, जिला झांसी है। ठीक है, इतना हो गया। और क्या लिखना है, मैं जो जो बोलूँ सिर्फ आपको उतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। और उनके पिता का नाम सेठ राम शरण गुप्त है। ठीक है, जो कि हिंदी की बहुत ही जटिल अर्थात बहुत ही अच्छे कवि थे, इतना लिखना है आपको। फिर आप क्या करेंगे, उन्होंने उन्होंने कौन, मैथिली शरण गुप्त ने पिता से ही अपनी कविताओं को प्रेरणा लेते थे। और फिर वे द्विवेदी जी से आपको कविता लिखने का प्रोत्साहन मिला। मतलब पहले पिताजी को देखा कि पिताजी बहुत ही बेहतरीन कविता लिखते हैं। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद वो गए, एक लेखक हैं द्विवेदी जी, उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और लिखने की कौशल प्राप्त किया। तो फिर वहाँ से उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, सन 1899 में क्या हुआ बच्चों, सन 1899 में उनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होनी शुरू हुई। मतलब कि उनकी जो कविताएं थी वो किस गजट में चालू हुआ, तो उस गजट का नाम क्या है बच्चों, सरस्वती कविताएं। कब, 1899। ठीक है, फिर देखिए आगे, जैसे और इनके बारे में लिख देना है तो इनको और बता सकते हैं कि वीर बुंदेलों के प्रांत में जन्म लेने के कारण। ठीक है, वीर बुंदेलों के कारण जन्म लेने के कारण आपकी आत्मा और प्राण देश प्रेम में शराबोर थे। मतलब कि बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, इसी वजह से वे बहुत ज़्यादा देश प्रेम और देशभक्त थे। फिर उनकी जो कविताएं होती थी, उनकी जो कविताएं होती थी ना बच्चों, वो देश के बारे में ज़्यादा हुआ करती थी। इसीलिए उन्हें क्या नाम दिया गया था, राष्ट्र कवि नाम दिया गया। ठीक है, और उनके 4 भाई थे। क्या थे बच्चों, उनके 4 भाई थे। और सिया राम शरण गुप्त उनके सबसे छोटे यानी अनुज हिंदी के आधुनिक कवियों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ठीक है, फिर इससे उन्हें बताया गया कि उनकी शिक्षा कहाँ होती है बच्चों, तो उनकी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ हुई, सबकी वहीं होती है। तो उनकी शिक्षा जो है बच्चों घर पर ही हुई है। उसके पश्चात अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्हें झांसी भेजा गया।
ठीक है, कहाँ भेजा गया बच्चों? झांसी भेजा गया। पर शिक्षा का क्रम अधिक चल नहीं सका, मतलब कि वो देसी इंसान थे, मतलब बुंदेलखंडी इंसान थे, बहुत ही मस्त, और उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने में अपनी रुचि दिखाई नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो चले आए अपने घर, और घर आने के बाद बच्चों क्या हुआ, घर पर ही अपने बांग्ला, संस्कृति, मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, और आगे चल के पंडित महावीर द्विवेदी के आदेशानुसार गुप्त जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण पुस्तक की रचना की। ठीक है, मतलब कि जब अंग्रेजी गए अंग्रेज की शिक्षा प्राप्त करने, तो उनका मान हुआ भाई मैं देसी आदमी हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ के करूँ क्या? अगर मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो मेरे लिए, मेरे देश के लिए और मेरे गांव के लिए क्या वो बेहतरीन हो, तब तो उनका जीवन सार्थक है। ठीक है, तो उन्होंने ही क्या किया, अपने घर चले आए और बांग्ला की भाषा सीखा, संस्कृत भाषा सीखा और मराठी सीखा। इनमें जब एकदम अव्वल हो गए, अव्वल होने के बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास गए, चरणों में गिर गए और बोला कि अब बताइए गुरुजी क्या करना है? तो कहा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप सबसे पहले बेहतरीन काम करिए, जो मैं कहता हूँ आप वही करिए। तो कहा ठीक गुरुजी। और उसके बाद क्या करते हैं बेटा ये, कि खड़ी बोली में सबसे पहली कविता इनकी आती है भारत भारती, और ये इतनी ज़्यादा फेमस होती है क्योंकि ये पूरा राष्ट्र से भरा होता है, राष्ट्र के बारे में बताया होता है, राष्ट्र कैसे चलाना है, कैसे युवा आगे बढ़ेंगे, कैसे देश के बारे में सब कुछ करना है। तो इतनी ज़्यादा आग लगा दी ये पुस्तक कि बहुत ज़्यादा इनकी ये पुस्तक सुपरहिट हुई। ठीक है, फिर आगे देखिए, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये क्या कहलाए बच्चों? राष्ट्र कवि कहलाए। ठीक है, फिर इनका एक काव्य आता है, साकेत काव्य आता है। ठीक है, आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगल प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जाता है। मतलब साकेत भी इनकी इतनी ज़्यादा हिट होती है कि इनको जो है इसके बारे में बच्चों मंगल प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जाता है, पुरस्कार। और आपको मैं यहाँ बता दूं, ये जो साकेत काव्य आता है बच्चों, ये चंपू काव्य भाषा में आती है। कैसे आती है बच्चों? चंपू काव्य में आती है। ठीक है, चंपू काव्य में आता है। फिर आगे देखेंगे बच्चों, तो गुप्त जी की जो है आगे शिक्षा क्या, आगरा विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधियों से अलंकृत किया, मतलब इनको डी लिट की उपाधि दिया आगरा विश्वविद्यालय ने। और सन 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या मिला, पद्म भूषण मिला गया, और वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके। ठीक है, मनोनीत हुए। और ये किसके पुजारी थे, किसके उपासक थे बच्चों? तो ये सरस्वती माता जी के उपासक थे। और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को ये परलोक सिधार गए। ठीक है, मतलब कि इनका जो है निधन हो गया। तो आइए, अब तो इनका जीवन परिचय हो गया बच्चों, अब इनका क्या समझेंगे हम लोग? साहित्यिक परिचय समझेंगे। साहित्यिक परिचय क्या होता है? ठीक है, साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में सबसे ज़्यादा वही होता है कि उन्होंने अपने जीवन में किया क्या है, कौन कौन सी कविताओं की रचना की है, ये सब होता है। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। मतलब कहा जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त बहुत ही ज़्यादा प्रतापी पुरुष, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे, और वे हिंदी में जब अपना ज्ञान अर्जित किया और उसके बारे में जब बताने लगे, तो इन्हें कहा गया कि ये युग पुरुष हैं। और फिर कहा, उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से संजीवनी शक्ति प्रदान की, राष्ट्र की गुप्त चेतना को जगाकर उसे वाणी दी। मतलब कि वे इतना शब्दों के धनी थे और अपने कलम के धनी थे कि जब वो लिखना स्टार्ट कर किए राष्ट्र के बारे में, तो उन्हें एक संजीवनी बूटी मिल गई। मतलब जो शक्ति सोई हुई थी या जो आत्मा सोई हुई थी, वो आत्मा जाग गई, और जागने के बाद उससे बहुत आगे तक ले गए, और उन निर उपाय आत्मा को या शक्ति को वो क्या बनाए, एक वाणी बनाए, जागती जागती वाणी बनाए। फिर देखिए, उसी के फलस्वरूप वे जन मन के सर्व अधिक प्रिय कवि बन गए। मतलब जब इन्होंने राष्ट्र के बारे में इतना अच्छा बोला, तो जाहिर सी बात है, कोई हो, तुम हो, हम हो, सभी लोग इनसे प्रेम करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन कवि बने, लोकप्रिय हो गए। उन्हें भारतीय जनता ने सच्चे हृदय से राष्ट्र कवि की महनीय महनीय उपाधि
से विभूषित किया, मतलब ये उपाधि दिया। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखिए बच्चों, फिर गुप्त जी की रचना में आर्य संस्कृत और मर्यादा का भली भांति समर्थन हुआ। मतलब कि जो आर्य, जो पढ़ते हैं आप वैदिक काल में कि आर्य आए थे, ठीक है, आर्य एक प्रकार के योद्धा होते हैं, वो उनकी संस्कृति का भी समायोजन किया और मर्यादा पूर्ण भली भांति समर्थन भी मिला सबका। ठीक है, मानव सेवा को ही अपना अभीष्ट मानते हैं। ठीक है, तो मतलब मैथिली शरण गुप्त जी जो है बच्चों, अपने आप को अपना नहीं समझा, अपने परिवार का नहीं समझा, वो देश के बारे में सोचे और देश के भली भांति सेवा करने लगे। फिर उनका ये कथन भी है, जैसे संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया हूँ। मतलब कहते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, बहुत बढ़िया करता हूँ, तो मैं आपको संदेश दे रहा हूँ स्वर्ग का, ऐसा नहीं है। इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। मतलब ये बताया गया कि जो ये भूमि है, क्या है बच्चों, ये भूमि है, इसी भूमि को ही मैं क्या बनाऊंगा, इसी भूमि को ही मैं स्वर्ग बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ इस स्वर्ग के बारे में आपसे बताने आया हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ से मैं यहाँ ले जाऊंगा सभी को, मैं इसी की तरह इस भूमि को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ठीक है, फिर आगे देखिए, गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा पड़ा रहता है। इनकी राष्ट्रीयता महात्मा गांधी से प्रभावित हुई। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये किससे प्रभावित हुए थे, तो अपने बापूजी मतलब महात्मा गांधी जी से प्रभावित हुए थे। और भारत भारती, कामा साकेत आदि काव्यों में इनकी राष्ट्रीयता के स्वर पूर्ण मुखर हुए हैं। मतलब कि जो भारत भारती है, साकेत है, इसमें गजब का भाव डाला गया है किसके बच्चों, राष्ट्र के बारे में बताया गया है। फिर कहते हैं साकेत में महात्मा गांधी से प्रभावित असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, अनशन आदि के चित्र मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आप पढ़ते हैं, आपने कभी भविष्य में समय मिले तो साहित्य का अर्थात साकेत पढ़ें, उसमें क्या क्या बताया गया है, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, अनशन आदि के बारे में बताया गया। ठीक है बच्चों, फिर कहा गया इसमें हिंदू मुस्लिम के बारे में बताया गया है, एकता के बारे में बताया गया है, अछूत द्वार के बारे में बताया गया है, विधवा विवाह का समर्थन किया है, बाल विवाह का विरोध किया है। मतलब देखिए कितने अच्छे कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त, जो उन्होंने बताया कि बाल विवाह खराब होता है, विधवा विवाह अच्छा होता है, अछूत गलत बात है। ठीक है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, इन्होंने समायोजित किया है। फिर देखिए इन्होंने एक ऐसा भी काम किया है जो बहुत ही सराहनीय है, समाज सुधारक के बारे में भी ये काम किए हैं। ठीक है, वक्र संहार में अंग्रेजों के अत्याचारों का सांकेतिक वर्णन किया। मतलब जो एक वक्र संहार है इनका, इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने उसके बारे में भी बहुत ही गजब का लिखा है कि मतलब अंग्रेज कैसे हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारे भारतीय लोगों पर। ठीक है, अधिकारों को प्राप्त करना ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। सही बात है, आप हो हम हो, अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका वो क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें मिलना चाहिए। वैसे हमारे राष्ट्र कवि भी हैं, कौन, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी भी हैं। फिर बताया गया है कि आगे देखिए, अब देखिए इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अब जैसे यहाँ से देते हैं। फिर वे अपने काव्य में गुप्त जी ने उर्मिला और यशोधरा जैसी परित्यक्तता नारियों के जीवन को अत्यंत ही मार्मिक और सहृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया। मतलब कि जो उर्मिला है, उर्मिला कौन है आप जानते हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी है। यशोधरा कौन है आप ये भी जानते हैं। इन दोनों देवियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा एकदम स्पर्श वाला वर्णन किया कि आपके हृदय को छू जाए। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि यशोधरा के प्रति उनकी सहानुभूति देखिए, मतलब कितना ज़्यादा इनका सहानुभूति था। तो बताते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जो नारी होती है, महिला होती है, वो बहुत ही असहाय होती है, बहुत ही शक्तिहीन होती है। मतलब ये ऐसा बोले हैं, और उनकी यही यही कहानी है कि वो आगे कुछ भी नहीं कर पाती हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत ही आगे
वृद्धि कर पाती हैं, ठीक है, और वो कसम वादे लेकर आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, जीवन परिचय पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ा, साहित्यिक परिचय पढ़ लिया बच्चों, साहित्यिक परिचय पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं, है ना। आइए समझते हैं। रचना जैसे इनकी क्या है, मौलिक मौलिक काव्य है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत भारती मैंने पहले ही बता दिया आपको, जयद्रथ वध है, ठीक, मतलब ये तब की कहानी है। इसमें जब अर्जुन ने प्रण लेते हैं कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा, वध कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे पुत्र को मारा है, ठीक है। फिर पंचवटी है आपका, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, हिडिंबा है, सिद्धराज है, नहुष है, रंग में भंग है, किसान है, काबा है, और करबला भी है, ठीक है। फिर बक है, बक संहार भी है, विष्णु प्रिया है, जय भारत है, आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। जो इनकी मौलिक रचनाएं, जो इनको बहुत ही ज़्यादा इनको मानते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। फिर अनुदित काव्य है, मतलब जो और भी काव्य इनके जो थोड़ा कम, जैसे मेघनाथ वध, मतलब जब लक्ष्मण जी ने क्या कर दिया था, मेघनाथ का वध कर दिया था। फिर क्या, व्रज भाषा, मतलब ब्रज के बारे में वहाँ कैसे लोग रहते हैं, जैसे कृष्ण भगवान वगैरह। फिर विरहड़ी, फिर वीरांगना, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध मतलब कैसे अंग्रेजों ने किस तरीके से कब्जा कर लिया है ना, ये सब चीज़ें। उमर खयाम की बुराइयाँ, ठीक है, इतना ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए अभिज्ञान शकुंतलम इंपॉर्टेंट है आपका। फिर इनका नाटक बच्चा कौन सा फेमस है, तो देखिए तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग। चंद्रहास बच्चा क्या है आप जानते होंगे, रावण की तलवार का नाम है, इसे क्या बोलते हैं, चंद्रहास कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ तक देखा और समझा हो, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर ही दे, जिससे कि उसका भविष्य में फ़ायदा होगा। एग्जाम तब तक नहीं होगा, मैं तब तक आपको गजब गजब के ऐसे बताता रहूँगा, जिससे आपका और हमारा कांटेक्ट बना रहे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।